नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, सब इशू में हम लेते हैं। अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेंद्र श्रीवास्तव। क्विकली एक मार्केट का रिकैप लेकर आते हैं और उसके बाद सरवेंद्र का आउटलुक भी लेंगे। आज के अगर मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में वॉलेटिलिटी रही। बाजार में फिर गिरावट हावी होते हुए दिखाई दी। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी 65 अंक गिरकर 22,032 पर। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने मेटल, सरकारी बैंकों से जुड़े हुए स्टॉक्स में देखी। साथ ही रियल्टी, आईटी, फार्मा स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली आज के कारोबार में। एफआईज ने खरीदारी की है 656 करोड़ की, डीएस ने बिकवाली की है 370 करोड़ की आज के बाजार में। बताइए सरवेंद्र, डेटा डेरिवेटिव फ्रंट का डेटा आपने रीड किया होगा, चार्ट्स देखे होंगे, क्या आउटलुक बन रहा है इंडेक्स पर फिलहाल के लिए, स्पेशली कल के लिए क्या रणनीति रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर? जी बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। देखिए, मंडे के शोज में जो हमने डिस्कस किया था कि जो टारगेट्स लगे थे कि 22,150 तक की जगह बन गई थी निफ्टी में, वो तो इसने मंडे और ट्यूसडे में आज दोनों दिन मिला के आई थिंक वो टारगेट्स तो आ गए। अब मेरे हिसाब से दायरा अब बन गया है और ऊपर में मुझे लगता है 22,150, 22,200 ये दोबारा एक बार पॉसिबली रिटेस्ट हो सकता है। और आप मान के चलेंगे कि 21,750, 21,800 के आसपास स्पॉट में सपोर्ट्स भी हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक रुझान आज एक छोटा करेक्शन जरूर आया है, बट आई थिंक टुवर्ड्स 20 to 150, 20 to 200 आई थिंक एक बार दोबारा एक रिटेस्ट एटलीस्ट उस एरिया का वापस दोबारा बाकी है। तो आई थिंक नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव रखना चाहिए। जब तक 21,750, 21,800 डिफेंडेड है, आई थिंक बुल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है शॉर्ट टर्म में। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई इंडेक्स पर, लेकिन एक स्टॉक पर और राय लेंगे, एचडीएफसी बैंक, जहां पर जो नतीजे हैं वो बाजार बंद होने के बाद आए और इस तिमाही में अक्टूबर दिसंबर की तिमाही के जो नंबर्स आए हैं उसमें बैंक का मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। मुनाफा 16,372 करोड़ रहा है, जबकि अनुमान 15,693 करोड़ का था। हालांकि एडवांसेस के साथ साथ प्रोविजनिंग के आंकड़ों में बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन बैंक का एनपीए तिमाही आधार पर घटा है। ब्याज से आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये भी तिमाही आधार पर इंप्रूव हुई है। कैसे देखते हैं आप एचडीएफसी बैंक को कल के लिए? नंबर्स बेहतर हैं? देखिए, आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस देखने मिली आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स थे आई थिंक ऑलरेडी एक मूव लास्ट 2-3 दिन में सेट इन हुआ, जहाँ पे आई थिंक 1620-30 के आसपास सपोर्ट लेके इसने चलना शुरू किया है। कि जिस तरह का ये मोमेंटम अभी चल रहा है, आई थिंक रिजल्ट्स आते हैं तो अगले दिन के रिएक्शंस कभी कभी गैप अप गैप डाउन हो जाते हैं। मार्केट अपनी खुद की रीडिंग उसमें कई बार लगाता है। सो आई थिंक वो एक कैवेट रहेगा कि कल थोड़ी वॉलिटिलिटी कल के सेशन में मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में रह सकती है, बट थॉट यही कि भाई देखिए 17,000, 17,050 ये एरियाज इसके रहे हैं जिसको इसने चैलेंज किया है लास्ट 3-4 सालों में, लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। 2021 के मध्य में कहीं वहां पे गया था, बट उसके बाद से बहुत ज्यादा उसके बाहर जा नहीं पाया है किन्हीं कारणों से। तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो इसके 1750 है, जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। तो 1750 अगर निकाल लेता है अब इन रिजल्ट्स के पीछे पीछे, अगर वो लेवल्स निकल जाते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। बट किन्हीं कारणों से अगर यहाँ निराशा मिली प्राइसेस में, तो आई थिंक फिर 1750 का जो आंकड़ा है वो वापस एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो लास्ट 3 साल से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके, चलिए, तो ये रहा आउटलुक एचडीएफसी बैंक के लिए कल के पर्सपेक्टिव से, अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है तो। चलिए फटाफट से सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर विवेक शुक्ला हमारे साथ कनेक्टेड हैं भदोही उत्तर प्रदेश से। विवेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम नमस्कार। मैम मेरे पास में BHEL के 28 रुपीज से 1100 शेयर है और जिंदल स्टेनलेस हिसार का 48 रुपीज से 400 शेयर है और एक LNT है 862 के रेट से 101 शेयर है। तो इस पे लॉन्ग टर्म का भी है मेरा मैम, तो पूछना था। LNT कौन सा है आपके पास? LNT फाइनेंस? नहीं, LNT मेन लार्सन एंड टुब्रो, तो 862 के रेट से। ये किस भाव पे लिया आपने? 862। हाँ ओके, तो शानदार एंट्री है इनकी तीनों ही स्टॉक्स में सरवेंद्र। जिंदल स्टेनलेस हिसार 48 रुपए में है, भेल 28 रुपए, 862 LNT। बताइए, लेने हैं प्रॉफिट्स तीनों में या होल्ड रखें अभी भी? नहीं, आई थिंक बहुत शानदार इनके पैसे बन रहे हैं और थॉट ये रहता है कि भाई थोड़ा तो कहीं कहीं मुनाफा बांधे। आई थिंक ये सारे स्टॉक्स काफी बढ़िया चल गए, मल्टीबैगर हो गए। भेल जो
40 रुपए से चला है। वैसे तो कोविड में 20 रुपए का भी मारा है, बट 40 रुपए से जो चला है आई थिंक नॉन स्टॉप 5 गुना हो गया है। तो यस 1 से 2 में अभी तो फिलहाल मोमेंटम चल रहा है, तो मे बी और एक 5-10% और यहाँ पे बाकी हो सकता है, बट ग्रेजुअली किसी एक रेंज में या किसी कंसोलिडेशन रेंज में जाएगा जहां 3-6 महीने बिताएगा और फिर नेक्स्ट लेग ऊपर या नीचे का चालू होगा। तो आई थिंक यहाँ पे यहाँ से 5-7% ऊपर कहीं थोड़ा मुनाफा पाने की कोशिश करें। 1/3 1/4 क्वांटिटी भी बेचेंगे तो आई थिंक इनकी कैपिटल निकल जाएगी और रिमेनिंग स्टॉक्स इनके बेल में तो एटलीस्ट मोटा मोटी फ्री हो जाएंगे जो इनका भाव है। तो आई थिंक डेफिनेटली 1/4 के आसपास मुनाफा बांधने की यहाँ पे कोशिश इनको कहीं करनी चाहिए। जहां तक रही लार्सन की बात, यहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं और लार्सन में भी, बट लार्सन में मैं इनको बोलूंगा कि कंसोलिडेशन पैटर्न अच्छा है। पॉसिबली एक ब्रेकआउट ऊपर में मिल जाए तो यहाँ पे भी इनके पैसे बन सकते हैं, तो यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर लें और मेरे हिसाब से 3400 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। और जहां तक रही जेएसएल की बात, आई थिंक यहाँ पे काफी बढ़िया, काफी लंबा यहाँ पे भी एक मल्टी बैगर 6 गुना ऑलमोस्ट 100 रुपए से अगर मैं इसका ये रिसेंट वाला मूव पकड़ूं पीछे वाला जहां से ये चला है, तो ऑलमोस्ट 6 गुना तो ये हो गया है 1.5 साल में 2 साल में। तो यहाँ पे भी मेरा थॉट यही रहेगा कि अराउंड 1/3 1/4 अगर थोड़ा मुनाफा बांधेंगे तो हमेशा थोड़ा मुनाफा बांधता रहना एक अच्छी रणनीति रहती है। और फिर उस पैसे जो इनका पैसा निकलेगा, आउट परफॉर्मेंस बहुत हो चुकी है, अब अंडर परफॉर्मेंस में फिर इस तरह के स्टॉक्स ढूंढे, जैसे इन्होंने ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स पहले ढूंढे 2.5 साल पहले 2.5 साल पहले, वैसे ही उस पॉकेट में जाएं कहीं और टटोलें, कहीं आईटी स्पेस या कहीं जो बीटन डाउन स्टॉक्स अभी जो नहीं चले हैं उनमें जो क्वालिटी है, उनमें जो अच्छे शेयर हो, उनमें थोड़ा पैसा डालने की कोशिश करें। ओके, अंकित कुमार हरियाणा से हैं हमारे साथ। अंकित नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास ईडा के 30 शेयर है 61 के भाव से और वेदांता के 30 शेयर है 200 के भाव से, और ये इन्वेस्टमेंट है मेरी। ओके, दोनों इन्वेस्टमेंट है आपकी? हाँ मैम। ओके, लॉन्ग टर्म। तो आइरिडा पर तो सर्वेंद्र आप कमेंट करेंगे क्या, क्योंकि डिसेंट लिस्टिंग है, ऑल द प्रॉफिट्स में है ये स्टॉक भी सर्किट टू सर्किट चला पोस्ट लिस्टिंग। साथ ही वेदांता 200 रुपए की बाइंग है, दोनों लॉन्ग टर्म, क्या व्यू? देखिए एडा में तो लॉन्ग टर्म नहीं बोल पाऊंगा, बट ठीक है जितना सेटअप्स बने उसमें ठीक ठाक। एक पिछला जो कंसोलिडेशन इसका बैठा तकरीबन 100 रुपए के ऊपर जो है कंसोलिडेट हुआ और एक अच्छी एक रेंज इसने बनाई है 120 से 100 रुपए तक का एक बढ़िया कंसोलिडेशन इसका मुझे दिख रहा है लास्ट 1.5-2 हफ्ते का। उसकी ब्रेकआउट करने की कोशिश हो रही है, तो आई थिंक जब तक अब 105 110 के लेवल्स ये होल्ड करता है, आई थिंक इनके पैसे थोड़े 40 के टारगेट एडा में आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 105 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगा के आई थिंक ये ट्रेड में बने रह सकते हैं और 1 से 3 महीने और पॉसिबली यहाँ पे इस ट्रेड में दे सकते हैं। और जहां तक रही वेदांता की बात, यहाँ तो देखिए मेटल्स में क्लियरली वेदांता और टाटा स्टील दोनों आज मेरे पिक्स मुझे कल के लिए लग रहे थे कि भाई इन दोनों में कल एक्शन रह सकता है। टाटा स्टील बहुत बढ़िया आज मूवमेंट दिया है और वेदांता भी कहीं लास्ट 3-4 दिन से एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है इनिशियल अच्छा मूवमेंट देने के बाद। तो आई थिंक दोनों केसेस में, स्पेशली इनके वेदांता के केस में, आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप्स यहाँ पे भी अच्छे हैं। तो मेरा थॉट ये रहेगा कि 1 से 3 महीने वेदांता में भी बने रहें और कहीं मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस जरूर रखें 244 के आसपास, और वेदांता में भी इनको फिलहाल 1 से 3 महीने के लिए बने रहने की राय। ओके, बात करेंगे अब अमरीश से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमरीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अमरीश अपना सवाल पूछिए। सवाल ले लेते हैं, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। इनका विप्रो पर सवाल है, 150 स्टॉक्स 498 पे खरीदा हुआ है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पर सवाल है, या 100 स्टॉक्स 171 के आसपास की बाइंग है, क्या करें दोनों स्टॉक्स में? देखिए एल&टी सबसे पहले इनका विप्रो ले लेते हैं, पहले जो इन्होंने पूछा है। विप्रो में देखिए गैप अप हुआ है पूरे आईटी स्पेस में लास्ट 2-4 दिनों में, आप देखें तो स्टॉक्स में बढ़िया गैप अप हुआ है और अब उसका नेक्स्ट लेग चलना बाकी है। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज ये गैप एरिया सस्टेन्ड है यहाँ पे, जो कि तकरीबन 460 से लेके तकरीबन 477 के आसपास, 460 से आप 475 ले लीजिए, मोटा मोटी सपोर्ट एरिया विप्रो के लिए बन गया है। शॉर्ट टर्म में जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है आई थिंक चिंता का कोई विषय नहीं है। और वापस एक फोर्टनाइट, एटलीस्ट फोर्टनाइट 1 मंथ के लिए यहाँ मुझे लगता है कि आईटी स्पेस, क्योंकि ये वही थीम है अंडर परफॉर्मेंस वाली, सो सेल आउट, बुक प्रॉफिट इन आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स करिए, जो भी मैं इसके पहले बोल रहा था वही है।
कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी रिवॉर्ड हो जाएगी और हो भी रही है। तो जो स्टॉक्स अभी तक नहीं चले हैं उनमें कहीं अब मूवमेंट्स शुरू हुए हैं, तो इसमें अच्छा सपोर्ट है, यहाँ बने रहे 1 से 3 महीने के लिए। और मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज इस गैप एरिया के ऊपर टिका हुआ है 460 से 475 वाली रेंज को होल्ड करता है, ऊपर में मुझे लगता है कि 540 550 के टारगेट्स इनको विप्रो के लिए 1 से 3 महीने में आते हुए दिखने चाहिए। तो यहाँ ट्रेड में इनको मेरी राय बने रहे। और लार्सन फाइनेंस में L&T फाइनेंस में मेरा यहाँ पे थॉट ये है कि काफी चल गया है, ये काफी चला हुआ है इस पिछले लेग में। तो जैसे मैंने बोला कि ये आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, तो यहाँ पे अगर चाहें तो एग्रेसिवली ट्रेल रखें स्टॉप लॉस। और मेरे हिसाब से इनको 160 के आसपास एकदम एग्रेसिव स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना चाहिए। 159.40 पे स्टॉप लॉस रखें, जब तक सस्टेन्ड है और 15-20 दिन और एक लेग इनको ऊपर खेलने के लिए मिलता है तो अच्छी बात है, बट कहीं यहाँ पे मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर। ओके, विकास कुमार है हमारे साथ आप पटना से। विकास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मैंने आलोक इंडस्ट्री का शेयर लिया था 1038 के भाव पे, वो लॉन्ग टर्म के लिए, और एक रतन पावर का शेयर लिया था 1000 क्वांटिटी 11 और 25 पैसे के भाव पे। ओके, तो आपके पास आलोक इंडस्ट्रीज है 37.97। दूसरा स्टॉक कौन सा मेंशन किया आपने? रतन पावर। रतन पावर। और मैम एक अडानी विलमार है मेरे और पास। यहाँ आपकी क्या बाइंग है? वो बाई है 11.25 ₹11.25 मैम। आलोक इंडस्ट्रीज 37.97 की बाइंग है, रतन पावर 11 रुपीज के आसपास की बाइंग है। आपके कमेंट्स सर्वेंद्र? देखिए इन्होंने बोला लॉन्ग टर्म, बट आलोक इंडस्ट्रीज के केस में जहां कंपनी पैसे नहीं बना रही है, आई थिंक लॉन्ग टर्म यहाँ पे बोलना इनके लिए मेरे लिए मुश्किल होगा इसमें। और आई थिंक क्वालिटी वाइज मुझे वो बात नहीं है सेटअप्स में कि मैं इसमें इनको कोई लॉन्ग टर्म राय दूं। फिलहाल मुझे इसमें मोटा मोटी 25 रुपए से लेके 35 रुपए तक की रेंज दिखती है, और बहुत ज्यादा मेरे पास इनके लिए यहाँ पे व्यू नहीं है। बट डेफिनेटली मैं कहता हूँ एक लॉन्ग टर्म, जिस तरह से उन्होंने बोला अगर लंबे अवधि तक तो होल्ड करना चाहते हैं तो उस फ्लेवर की ये चीज नहीं है। कंपनी खुद के लिए भी शायद पैसे अभी तक उतने बना नहीं रही है। और जहां तक रतन की बात रही, आई थिंक वहां मुझे कोड नहीं मिल पा रहा है। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, बट ये इसको सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ओके। जगदीश शर्मा है अगले कॉलर हमारे साथ जम्मू से बातचीत करने के लिए। जगदीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम जी। हाँ मैडम जी, मेरे पास तो ये नवकार कारपोरेशन के शेयर हैं, ये आपके चैनल पे रिकमेंड हुआ था, मैंने लिया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अगर मैं 1-2 क्वार्टर और देखूं तो क्या बढ़ेगा जहां से? ओके, तो नवकार कॉर्प ऑलरेडी प्रॉफिट्स में है, 42 रुपए की खरीदारी, 116 पर ट्रेड कर रहा है, रुक सकते हैं 3-6 महीने। क्या सजेशन सर्वेंद्र? आई थिंक स्टॉक जो है आप अगर देखें तो ये स्टॉक 17-18 में ही टॉप आउट हो गया था और उसका भी पुल बैक ही कर रहा है। तो यहाँ पे नया बुल मार्केट वाला सेटअप अभी नहीं सोच के चलेंगे और मान के यही चलेंगे कि यहाँ पे एक पुल बैक चल रहा है। थॉट मेरा यही रहेगा कि भाई एग्रेसिवली स्टॉप लॉस या तो ट्रेल कर लें, या जैसे मैंने बोला नेक्स्ट 1 से 15 दिन के इन द मीन टाइम जब तक ट्रेड में बने हुए हैं, आई थिंक इनको एक 107 रुपए 40 पैसे पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, तो 107 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वीएस मलिक नोएडा से हमारे साथ हैं। मलिक साहब नमस्कार, बताइए सवाल। मैम नमस्कार, मेरे पास MRPL के 500 शेयर्स हैं 180 के रेट के, तो मैं आगे 5-6 महीने तक स्टे कर सकता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? ओके, इनके भाव के आसपास ही है। ये आपने हाल फिलहाल में खरीदा है क्या मलिक साहब ये स्टॉक MRPL? हाँ जी मैम। 2 दिन से चला ये काफी स्टॉक, आपने ऊपर के लेवल पे लिया, काफी पूछ लेते हैं। क्या सजेशन? फिलहाल तो 6 रुपए नीचे इनके भाव से MRPL। देखिए दीपाली जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि ये स्टॉक 2007 में टॉप आउट हो गया था, उसके बाद अब 2024 में इसने नए हाइज रखे हैं। अभी 2018, 19, 20 के बुल मार्केट्स में, ये 21 के बुल मार्केट्स में नए हाइज नहीं रख पाया था। 22 वाले बुल मार्केट में भी नया हाई नहीं रख पाया था, और अब जाके इसने इस साल में नया हाई रखा है। तो थॉट यही रहेगा कि देखिए भाई इतनी बड़ी रेंज से निकला है, तो अब इसको आप जो चीज तकरीबन एक 15-20 साल की रेंज से 15 साल की रेंज में से निकली है, उसको अब आप थोड़ा सा स्लो आंच पे पका के खाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा
पेशेंस यहाँ रखिए। अगर आपके पास पेशेंस है, एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो जब इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है तो उसको आप अगर यहाँ से 12-24 महीने प्लस के होराइजन से लेके चलेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि इनके अच्छे पैसे बनेंगे। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और अब जब ट्रेड ले ही लिया तो घबराएं नहीं। बड़ा ब्रेकआउट है ये, इनके लिए मैं एक गुड न्यूज दे रहा हूँ कि बड़ा 15 साल का रेंज में से ये निकला है, 15-16 साल की रेंज में से, और पोटेंशियल बहुत है। अब उस पोटेंशियल पे खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा वो हम देखेंगे। अभी पहला दूसरा महीना ही है इतने बड़े ब्रेकआउट का। सो अलर्ट रहें, ध्यान रखें, बट फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से। सुशील मेहता है अमृतसर से। सुशील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम एक्चुअली टाटा मोटर डीवीआर होल्ड कर रखा है मैंने, 463 की बाइंग है और 140 शेयर है। और आपका होराइजन क्या है? होराइजन लॉन्ग टर्म का ही है मैम, एक्चुअली होल्डिंग पीरियड 5 to 10 ईयर का। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ पहले इसका डीलिस्टिंग न्यूज आया था टाटा मोटर कन्वर्जन डीवीआर टू ऑर्डिनरी शेयर का, तो उसमें भी प्रीमियम गेन 7-8% रह सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब कब तक होगा वो डीलिस्टिंग? पूछ लेते हैं, क्या सजेशन है इनके लिए? पहली बात तो इनकी होल्डिंग पर 463 की बाइंग है। देखिए टेक्निकल एडजस्टमेंट्स और कंपनी लेवल पे क्या होंगी ये चीजें हमारे लिए गणित बिठा पाना थोड़ा मुश्किल है। जब जैसे वो अनाउंसमेंट्स आते जाएंगे उनको देखना पड़ेगा, बट हम तो प्राइस के ऊपर जो सेटअप्स देख रहे हैं, आई थिंक एक बढ़िया शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म अप ट्रेंड, जो भी आप जिस भी डायरेक्शन में देखें, आई थिंक तीनों सेटअप्स में आई थिंक ट्रेंड ऊपर ही चल रहा है। आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, बहुत बढ़िया इंडेक्स को भी इसने आउट परफॉर्म किया हुआ है पीछे से। तो आई थिंक ऐसी चीजों में अब आपको पेशेंस के साथ आप बने रहें और थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, चाहे तो थोड़ा सा हल्का सा डीप लगा सकते हैं, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से आई थिंक इस ट्रेड में बने रहें। और जो मुझे एक सेफ जोन दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 500 के आसपास, तो उससे थोड़ा नीचे आई थिंक 494 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के बने रहे 1 से 3 महीना और इस ट्रेड में। और जो भी इसके कलर्स निकलने हैं वो नेक्स्ट 1 से 3 महीने में निकल जाएंगे। मंथ ऑन मंथ इसको डेफिनेटली रिव्यू भी करते रहें, और फिलहाल जैसे मैंने बोला स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए सलाह टाटा मोटर्स डीवीआर पर। बात करेंगे अब रमेश मित्तल से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ है। रमेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नाटको फार्मा लिया 800 रुपए के रेट में, और कंपनी का मुनाफा भी काफी अच्छा है, ईपीएस बहुत अच्छी ईपीएस है, फिर भी भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है इसका? ओके, हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए सर्वेंद्र। 800 रुपए की इनकी खरीदारी 832 पर है, स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है? देखिए चल क्यों नहीं रहा है उसका एक ही कारण है कि सप्लाई है। मार्केट एक डिमांड सप्लाई का खेल है, और इस स्टॉक में सप्लाई है तभी नहीं चल पा रहा, और सप्लाई आज से नहीं है। 2017 का इसका 17 का और 2000 उसके बाद आई थिंक 2020 का इसका जो क्लोज था वो सम ऑफ द हाईएस्ट क्लोजेस जो इसके रहे हैं, तकरीबन 960, और यहाँ पे भी तकरीबन 961-62। तो आई थिंक 960 का जो इसका आंकड़ा है ईयरली चार्ट्स, तो साल के जो हम बंद देखते हैं 31 दिसंबर वाले, उन बंदों में अगर आप देखें तो 2017 के बाद से आज तक 960 के ऊपर बंद नहीं कर पा रहा है। कारण क्या होंगे वो सब हम उनकी चर्चाएं नहीं करते, हम खाली प्राइस देखते हैं। कारण डेफिनेटली रहेंगे, और कोई स्टॉक से इस भाव से स्टॉक को बेच रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और 7-8 साल से इसमें 7 साल से तकरीबन 7 साल से सेलिंग चल रही है। तो क्लियर कट है कि जब तक 960 के ऊपर जाके ये मंथली क्वार्टरलीज में बंद नहीं करेगा, इसके सेटअप्स बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं करेंगे। तो इनके लिए अभी बेस्ट केस खेलने के लिए क्या जगह बची कि आई थिंक ये कहीं 850 के आसपास लेके बैठे हैं। आपको 950 960 से ज्यादा अभी नहीं सोचना है इसमें। तो अगर आप 3 से 6 महीने तक इसमें बने रहना चाहते हैं तो बने रहें, बट एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं मेरे हिसाब से। और स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा टाइट आ रहा है इनके लिए, और लंबी अवधि के जो इसके 200 दिन के एवरेज है वो तकरीबन 750 के आसपास है। वो हो जाएगा एक डीप स्टॉप लॉस। अगर उतना ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक दूसरा पास में स्टॉप लॉस है तकरीबन 794 का। सो चॉइस इनके ऊपर छोड़ता हूँ। 200 डे मूविंग एवरेज अराउंड 750, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं या 794 पे लगाना चाहते हैं, 1 से 3 महीने खड़े रह सकते हैं। 960 मैक्सिमम, उसके आगे मैं अभी फिलहाल नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि चार्ट सोचने में मौका नहीं दे रहे हैं। 7-8 साल से उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। ओके, चलिए तो होल्ड कर लीजिए 750 के लक्ष्य के साथ। ये सलाह है आपके लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर क्विक क्वेरीज लेंगे सोशल मीडिया से, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। सरवीन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं अब उन क्वेरीज की जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल रही हैं। ट्विटर से पहले पिक कर लेते हैं सवालों को। और एक सवाल मिल रहा है भरत का, टाटा पावर पर 285 खरीदारी का भाव है, 80 शेयर्स है, व्यू है लॉन्ग टर्म। जी देखिए, पावर स्टॉक्स में बढ़िया रैली रही है और काफी बढ़िया अभी कंसोलिडेशन के बाद ये चलना शुरू हुआ है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड को यहाँ पे 1 से 3 महीने और दे दें और यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें 310 रुपए के नीचे। आई थिंक अगर एक स्टॉप लॉस रखेंगे तो होपफुली नेक्स्ट 1 से 3 महीने में ट्रिगर नहीं होगा और इनको तकरीबन 385, 390 जैसे टारगेट्स भी देखने को ऊपर में मिलेंगे। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ओके, और सवाल लेते हैं। और एक सवाल हमें भेज रहे हैं विकास कुमार। IRCTC पर सवाल है, 915 की इनकी बाइंग है, 80 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। दूसरा है लेटेंट व्यू, यहाँ 473 की बाइंग है। देखिए यहाँ पे पहला IRCTC का ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया मूव आ चुका है जो एक्सपेक्टेड था। बढ़िया एक 600 साढ़े 600 रुपए पे कंसोलिडेशन करके अभी जो चला है आई थिंक 950 के आसपास पहुंचा है। 1000 का साइकोलॉजिकल मार्क आई थिंक इमीडिएट हर्डल रहेगा यहाँ पे। तो मेरा थॉट ये रहेगा कि अगर बेच के थोड़ा नीचे लेने जैसा इनका बनता है तो अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर 950 970 की रेंज में बेचेंगे तो एक बार दोबारा 860 870 में लेने के लिए मिलेगा। सो बट अगर वो ट्रेड भी ये करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज के ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें। 1000 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर आई थिंक इसके सेटअप्स बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि एक छोटा डिक्लाइन यहाँ पे आ सकता है और अगर ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। अन्यथा फिर इनको फिर 850 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में अगर लॉन्ग बने रहना है तो 850 के नीचे स्टॉप लॉस बना के लॉन्ग भी बने रह सकते हैं। और दूसरा इनका लेटेड व्यू था, वहां पे मुझे लगता है कि उतना वेली ट्रेडेड स्टॉक नहीं है और उतना बढ़िया सेटअप अभी फिलहाल नहीं बन रहे। तो मेरा यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रांग व्यू नहीं है, तो इसको मैं पास करना चाहूंगा। जी चलिए, तो इतने सवाल लेंगे। क्विक क्लोजिंग कमेंट सरवेंद्र आपकी तरफ से। जी हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगा कि हम यहाँ आके कोशिश करते हैं जितना भी अच्छा हो सके एक ओपिनियन यहाँ पे लोगों को शेयर करें। बट सबसे रिक्वेस्ट यही रहती है कि कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर बातचीत करके कुछ भी करें। ओके, चलिए शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।